So I'm putting meeting on recording. Are you able to see my screen? Yes? Yes, ma'am. Okay. So last class में we talked about the meaning of business research, and now we are talking about meaning and characteristics of business research, and today we will confine ourselves to the types of researches, right? टाइप्स ऑफ रिसर्चेज में सबसे पहले हम बात करूंगी जो सेकंड नंबर पर है, अप्लाइड एंड वर्सेस फंडामेंटल। इसके बारे में हम एक्चुअली बात कर चुके हैं, जो हमने बात की थी अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, मतलब बेसिक रिसर्च और स्पॉन्सर्ड रिसर्च की जब हमने बात की थी। दिस इज ऑल अबाउट दैट ओनली, ठीक है? तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी, बिकॉज वी हैव स्पेंट ऑलरेडी मच टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर रिसर्च। एक सेकेंड, जो हमने अप्लाइड और बेसिक रिसर्च की था ना, वही बेसिक रिसर्च का ही दूसरा नाम फंडामेंटल रिसर्च है, राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। ना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? मतलब बेसिकली आप डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, कुछ एनालाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे हम सर्वे आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे, देखे न्यूज़पेपर के सर्वे कभी आपने? Yes, ma'am. हैव यू एवर सीन? जैसे इंडिया टुडे में बेस्ट बी स्कूल आते हैं, ठीक है? वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव्स का ही एक एग्जाम्पल होता है, बिकॉज आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि इतने लोग ऐसा करते हैं और इतने लोग ऐसा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक रिसर्च है कि मेल और फीमेल में स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स ढूंढना, ठीक है? तो हम एक कंट्री कहती है कि इस कंट्री में ना मेल स्मोकर्स आर मोर देन फीमेल स्मोकर। नो, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ रिसर्च ओनली, जहां पर आप ये फाइंड आउट करते हो कि अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। आप कुछ लोगों से सर्वे करते हैं कि आप स्मोकिंग करते हैं, हाँ करते हैं, नहीं करते, बीच में तो कोई नहीं होता ना। क्या इसमें चांस होता है कि करते भी या नहीं करते? ऐसा कोई ऑप्शन हो सकता है स्मोकिंग करने में? ये इंटेंसिटी जरूर फर्क हो सकती है कि चेन स्मोकर है या दिन में कितनी कर लेते हैं, बट अगर आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि स्मोकर है या नहीं है, स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, तो वहां पर तो येस और नो क्वेश्चन से काम चल जाएगा ना आपका, राइट? काइंडली म्यूट योरसेल्फ। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में अगर इस तरह का डेटा होता है कि मैं 50 लोगों के पास या 100 लोगों के पास जाती हूँ, डिफरेंट जेंडर के लोगों के पास जाती हूँ और उनसे सिर्फ इतना पूछती हूँ कि डू यू स्मोक, यस और नो, तो चाहे कोई एक सिगरेट स्मोक करता हो या 15 करता हो डेली में, वो स्मोकर की कैटेगरी में आएंगे, और जो बिल्कुल नहीं करते वो नॉन स्मोकर की कैटेगरी में आएंगे, राइट? तो यहाँ पर काइस का टेस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ ये चीज पूछ रही हूँ आप स्मोक करते या नहीं करते, यस और नो, तो ये एक आपका नॉन मेट्रिक डेटा हो गया, राइट? और उधर से मेल फीमेल भी आपका नॉन मेट्रिक डेटा हो गया, क्योंकि नॉमिनल डेटा है कि या तो कोई इंसान मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, राइट? तो इस तरह की जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो यहाँ पर हाइपोथेसिस बनती है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द स्मोकिंग बिहेवियर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, जेंडर के हिसाब से कोई फर्क नहीं है, और जो भी फर्क है वो बाई चांस है, राइट? तो ये नल हाइपोथेसिस इस तरीके से सेट करते हैं हम लोग, और हम 100 लोगों के पास, 200 लोगों के पास, डिपेंडिंग हमारी रिसर्च का कितना हमने लेना है, सर्वे करना है कितने लोगों का, हम लोगों से पूछते हैं और क्रॉस टेबुलेशंस बनती हैं इससे, और वहां पर हम फिर काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है बेसिकली आपका काई स्क्वायर टेस्ट। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि हाँ इतने हमने 100-200 लोगों से पूछा, 50 फीमेल स्मोक करती थी, ठीक है, आउट ऑफ 75, और हमने 125 मेल से पूछा, वहां पे 85 स्मोक करते थे। तो ऐसे तो कुछ नहीं पता चल रहा एन से, हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, राइट? और ना हम ये कह सकते कि हमने 200 लोगों से बात की, अगर 100 मेल और 100 फीमेल भी हैं तो उसमें से 50 फीमेल्स करती थी और 50 मेल्स करते तो हो गया, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर हमें स्टेटिस्टिकली प्रूव करना पड़ता है रिसर्च हाइपोथेसिस लगाकर, तो तब हम बताते हैं। खाली एन के बेसिस पर हम रिजल्ट नहीं लेते हैं स्टेटिस्टिक्स में कि देखो हम 100 फीमेल्स के पास गए, ओनली 20 वर द स्मोकर, 80 वर नॉन स्मोकर। हम 100 मेल्स के पास गए, 80 वर स्मोकर, 20 वर नॉन स्मोकर, तो मेल ज्यादा स्मोक करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बाई चांस हम उन 100 मेल्स में से वो 80 ऐसे आ गए हो, बाई चांस भी तो हो सकता है कि जो बाई चांस स्मोकर आ गए हो, और बाई चांस फीमेल्स भी तो आ गई हो जो नॉन स्मोकर आ गई हो, राइट? तो वहां पर हम फिर स्टैट्स का यूज करते हैं जब हम स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होकर चलते हैं, राइट?
वो सारी चीजें हम अपनी यूनिट 4 में करेंगे कि वो करते कैसे हैं, पर अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एनालिटिकल कौन सी हो जाती है? एनालिटिकल रिसर्च ये होती है कि व्हाई वीमेन स्मोक लेस देन मेल्स, राइट? मतलब आप इस तरीके से रीजंस में जब आप जाना शुरू कर देते हो, एनालिटिकल हो जाते हो, वो उस तरह की रिसर्च होती है कि जहां पर आप प्रिडिक्शंस करने लग जाते हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये कहां पर लीड कर रहा है, आप एनालाइज करना शुरू कर देते हो, वो आपकी एनालिटिकल। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब जो जैसी सिचुएशन है वैसी है, एनालिटिकल मतलब यू ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, ये ऐसी क्यों है और इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल रिसर्च। अप्लाइड एंड फंडामेंटल की हम पहले बात कर चुके हैं। देन कम्स क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। नाउ क्वांटिटेटिव रिसर्च एज नेम इज इंडिकेटिंग, आप नंबर्स में जब आप कुछ भी फाइंड आउट करते हैं तो वो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। देखिए कोई भी एक रिसर्च एक टाइम पर किसी भी दो टाइप की रिसर्च हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, एनालिटिकल आपकी क्वालिटेटिव भी हो सकती है, मतलब आप एनालाइज करना चाह रहे हो कोई फिनोमिना और वो आपकी क्वालिटेटिव भी है। तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि नंबर्स नहीं होते, एनी डेटा विच इज नॉट इन द नंबर फॉर्म इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे वो वर्ड्स हो, ठीक है, चाहे वो वॉइस डेटा हो, आप किसी भी बेसिस पर डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, वो आपका क्वालिटेटिव डेटा होगा। क्वांटिटेटिव इज जस्ट कि मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं, उसको नंबर में कन्वर्ट कर दूं और मैं उसके बेसिस पर एनालिसिस करूं। मैं आपको एक क्वालिटेटिव का एग्जांपल दिखाती हूँ, जस्ट बी विद मी। Are you able to see some paper on my screen? Are you able to see बेटा? कुछ नजर आ रहा है पेपर? No, ma'am. There is only people. सॉरी, एक सेकेंड, अभी नजर आ रहा है? Are you able? है ना? है ना? Yes, ma'am. Now it's. हाँ बेटे, एक में आप में से कोई ना अनम्यूट है प्लीज, जब आप बात कर रहे हैं तो अपने आप को म्यूट कर लें, बिकॉज वो पीछे से थोड़ा सा साउंड आता है, बिकॉज वी ऑल आर ऑपरेटिंग फ्रॉम होम, तो वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, वी अंडरस्टैंड दैट, बट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, राइट? Okay, now if you can see the title, tourist perception regarding the use of anthropomorphic robots in tourism and hospitality. Now इसमें एंथ्रोपोमॉर्फिक मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। किसी को पता है एंथ्रोपोमॉर्फिक क्या होता है? एनीबडी? किसी को पता है? मैं तो बता ही दूंगी, इफ यू नो यू कैन शेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिक? अरे यस और नो तो करो। No, ma'am. एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब होता है कि आपने देखा होगा एपी फिज की बॉटल, उसको थोड़ा ह्यूमन फिगर की तरह प्रोजेक्ट किया गया था। यू रिमेम्बर दैट एड? यस मैम। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक मतलब जब हम किसी भी मशीन को या किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन बनाने की या एक लिविंग थिंग बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो आप लोगों ने ह्यूमनॉइड्स के बारे में सुना होगा, वो रोबोट्स जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह बोलते हैं, दिखते हैं, चलते हैं, बाल, स्किन सब कुछ दे रखा है उन्होंने। हैव यू सीन दैट? Yes, है ना? नहीं देखा है तो एक बार गूगल करके देखना ह्यूमनॉइड्स, राइट? तो बेसिकली ये कोविड के टाइम का पेपर लिखा है किसी ने, और कोविड के टाइम पे ये देख रहे हैं कि यूज ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिक रोबोट्स इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। नाउ अब कोविड के टाइम पे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शंस में या सब चीजों में वी फाइंड सम रिस्क, तो होटल्स ने ऐसे रोबोट्स रखे हुए हैं जो ह्यूमन जैसे लगते हैं। फॉर एग्जांपल वेटर हैं, सर्विंग के लिए ज्यादातर यूज हुए हैं, या डोर ओपनिंग के लिए, या ग्रीटिंग के लिए। नाउ दीज काइंड ऑफ रोबोट्स जो ह्यूमन जैसे लगते हैं, उनको लेग्स दिए हैं, बाजू दिया है, फेस दिया है, दे कैन वॉक, दे कैन स्पीक समथिंग, वट एवर जो भी उनका प्रोग्राम्ड है वो बोल सक रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे एंथ्रोपोमॉर्फिक रोबोट्स, राइट? रोबोट तो वो भी होते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी उठा रहे होते हैं, मारुति की इंडस्ट्री में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बट दोज आर नॉट एंथ्रोपोमॉर्फिक रोबोट्स, दे आर जस्ट इंडस्ट्रियल रोबोट्स। सर्विस रोबोट्स में जो ह्यूमन फेसिंग, जो कस्टमर फेसिंग रोबोट्स हैं,
वो उसमें हम एंथ्रोपोमॉर्फिक कल्चर डाल रहे हैं इन दिस पेपर। अब ये क्वालिटेटिव भी कर सकते थे, क्वांटिटेटिव भी कर सकते थे। ये इन्होंने क्वालिटेटिव पेपर किया। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, सारा कुछ लिख दिया। उसके बाद क्वालिटेटिव के लिए भी इन्होंने कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करे। क्या क्वेश्चन पूछे? आर यू अवेयर दैट रोबोट्स आर करंटली यूज्ड इन टूरिज्म सेक्टर? कैन यू प्रोवाइड अस एनी स्पेसिफिक एग्जांपल? हैव यू एवर कम अक्रॉस अ रोबोट or a robot specifically in the tourism or hospitality industry? If yes, did you interact with the robot? Can you elaborate? What is your opinion regarding the use of robots specifically in the tourism industry? How would you feel if a robot would look like a human being was in the tourism industry, such as the hotel setting? What do you believe? What do you believe would have been the impacts of such technology being used? Now you can see ऐसा नहीं है कि जब हम क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें क्वेश्चन नहीं होते, पर क्वेश्चंस होते हैं, पर उनके आंसर्स ओपन एंडेड होते हैं। हर कोई अपना व्यू देता है। आप एक से पूछते हैं, फिर दो से पूछते हैं, वट एवर दे आर सेइंग आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उस वक्त पे, और बाद में आप ट्रांसक्रिप्ट डेवलप करते हैं, उसको राइट करते हैं, और फिर आप उनमें से कुछ कॉमन थ्रेड निकालने की कोशिश करते हैं ना। अब इन सब क्वेश्चंस के आंसर हुए। अब इन्होंने ये सैंपल प्रोफाइल दिया है कि हमने 78 लोगों से इंटरव्यू लिया, 41 मेल थे, 37 फीमेल थी। ये जेंडर का प्रोफाइल, ये सारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल दिया। इस डिफरेंट ओरिजिन के लोग थे, यूके, ग्रीस, आइसलैंड, वटेवर। 55 प्राइवेट सेक्टर, 13 प्राइवेट सेक्टर में, 10 पब्लिक सेक्टर में, और ये सेक्टर पता नहीं क्या है इसका मतलब, खाली यहाँ पर काम करते थे। और ये डिफरेंट सेक्टर्स के नाम भी दिए, कोई एजुकेशन में, कोई डिजाइन में, कोई कहाँ, कोई स्टूडेंट था, कोई इंस्ट्रक्टर था, प्रोफाइल दिया। अब ये रिजल्ट कैसे एनालाइज करते हैं, देखिए रिजल्ट में इन्होंने कैसे बताया। देखो, जहां पर इन्होंने बोला ओपिनियंस अबाउट हैविंग रोबोट्स इन टूरिज्म, ये अलग एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर ओपिनियन। इफ यू कैन सी हियर, पहला तो ये कि आपको रोबोट है, दूसरा ये हैव यू कम अक्रॉस दिस, हैव यू, इफ यू इंटरेक्ट विद दिस, ओपिनियन क्या है आपका, एक्सपीरियंस क्या है, ओपिनियन क्या है इसके बारे में। तो ओपिनियन के बारे में इन्होंने रिजल्ट्स देने शुरू करे। पहला, some express positive emotion. I would definitely be impressed by a rapid development of technology, at the same time feel curious about what is more and come. Now ये एक आपका वर्बिटम है किसी, ये कौन से बंदे ने, डिमेत्री, जो 56 साल का था, या 56 नंबर रिस्पोंडेंट रहा होगा, इनमें से कुछ एक ही होगा ये, ठीक है। फिर अदर सच एज सेबेस्टियन कम्युनिकेटेड, ये 25 नंबर रिस्पोंडेंट होगा। इनडिफरेंस, न्यूट्रल फीलिंग एंड एपैथी, whereas other express skepticism or a combination of positive and negative reaction. अब आप देख रहे हो, अब ये नॉर्मन बंदा है, 34 नंबर रिस्पोंडेंट, ये इसने लिखा है। तो डिफरेंट लोगों के आप कनेक्ट करते हो चीजें, ठीक है, और फिर उससे आप एनालाइज करते हो कि लोगों को क्या है। तो however most of informants expressed negative feelings, mainly fear, anger and even sadness. Words as disappointment, unpleasant, impersonal, weird, fake and ridiculous were mentioned. Are you getting it? इस तरीके से हम अपना एनालाइज करते हैं क्वालिटेटिव स्टडी को, और लास्ट में हम अपना डिस्कशन और कंक्लूजन देते हैं, जहां पर हम बताते हैं वो जो हमने क्वेश्चन रेज किए थे 4-5, उनका हम आंसर फिर एक्सप्लेन करके देते हैं। देखिए ये सारी चीजें आप बाद में करेंगे, ऐसा मतलब नॉट इन ग्रेजुएशन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन या एमफिल पीएचडी के लेवल पर होती है। बट मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि इस तरीके का काम बहुत कॉमन है, और आजकल मिक्स स्टडी का जमाना है, मेथड्स का, और मोर देन मिक्स स्टडी भी होता है कि हम सिर्फ एक स्टडी से कई बार नहीं भी करते हैं, हम ज्यादा स्टडी से भी करते हैं। तो पहले हम क्वालिटेटिव लगाते हैं, वहां से कुछ फैक्टर निकाले, कुछ लिटरेचर से निकाले, मिक्स किया, और फिर लोगों से पूछा, क्वेश्चनर भरवाया। तो ये इन्होंने इम्प्लीकेशंस दी है। ये इन्होंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स डेवलप करी है। ये 4 तरह के लोग बनाए हैं इन्होंने, रोबोट, गेस्ट, इंटरेक्शन एंड परसेप्शन मैट्रिक्स बनाया है इन्होंने। अब आप देख रहे हो, ये जो इस तरह की मैट्रिक्स है, कल इससे रिलेटेड कोई चैप्टर होगा तो ये मैट्रिक्स तुम्हारे चैप्टर में घुस जाएगी। जैसे अगर आप कभी कभी ऐसे मैट्रिक्सेस पढ़ते होंगे तो इनका नाम भी रख देते हैं कुछ कुछ, तो यहाँ से ये थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली। ये एक बेसिक रिसर्च का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर अपने आप स्पॉन्सर ने काम किया, और कैसे पता चला मुझे बेसिक रिसर्च है, देखिए यहाँ पर ये लिख कर भी देते हैं, इफ दे हैव गिवन इट, मैं देख लेती हूँ, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, नहीं तो जहां तक लिख देते हैं
कि ऑथर ने कोई भी फंडिंग नहीं ली है, या अगर फंडिंग ली होती तो बताया जाता है कि ऑथर हैज रिसीव्ड दिस फंडिंग फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो ये बेसिक रिसर्च ही है। अगर फंडिंग दी होती है तो डिक्लेयर करना पड़ता है, तो वो अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल हो जाते हैं। ओके, तो बेसिकली दिस इज द होल आइडिया अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च। और ये बहुत अच्छे जर्नल में छपा हुआ है पेपर, इट्स प्रिंटेड इन वेरी गुड जर्नल। जर्नल का नाम है हमारा एमरल्ड का जर्नल है, जर्नल का नाम है हमारा IJCHM, ये ए कैटेगरी का जर्नल है, इट्स अ वेरी गुड जर्नल। So the point is that I just wanted to show you what is qualitative study all about. Quantitative तो नंबर वाली तो आपने शायद कभी देखी भी होगी। देन आपका कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल। कंसेप्चुअल स्टडी क्या होती है बेटे कि जब एक रिसर्चर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, मैं उसका भी आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, बहुत सारे पेपर्स है कंसेप्चुअल। यहाँ पर देखिए, आर यू एबल टू सी माय पेपर? अभी दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे आपको रिसर्च पेपर दिख रहा है आपको? यस मैम। अब एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द पोस्ट डिलीवरी सिस्टम डिजाइन फॉर हॉस्पिटैलिटी फर्म्स इन दी पोस्ट वायरल वर्ल्ड, मतलब कोविड के कई कंटेक्स्ट का पेपर है। तो यहाँ पर वो सिंपल सा आप ये देखें कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में रोबोट सर्विस डिलीवरी सिस्टम होगा, 3 तरह के सेगमेंट नजर आएंगे। मिक्स सर्विस डिलीवरी सिस्टम होगा जहाँ पर ह्यूमन और रोबोट काम करेंगे, और तीसरा ह्यूमन बेस्ड सर्विस डिलीवरी सिस्टम होंगे जहाँ पर ह्यूमन हेल्थ प्रिकॉशन के साथ डिलीवर करेंगे। ये 3 सेगमेंट के लोग होंगे जो कौन सी सर्विसेज लेना चाहेंगे, उन लोगों के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने सब कंसेप्चुअली पेपर्स को पढ़कर अपना व्यू पॉइंट दिया है। कई बार हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कंसेप्चुअली बता देते हैं, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको, और पेपर दिखाती हूँ। मैं आपको ये पेपर इसलिए दिखा रही हूँ कि रिसर्च का होल आइडिया ही पेपर्स हैं, तो ऐसे मैं प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ कि लोग इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं जो आपको टाइप्स दिखा रही हूँ ये सिर्फ थ्योरेटिकल टाइप्स हैं। हर तरह का पेपर लिखा जाता है। अब इसमें ढूंढना जरा मेरे लिए मुश्किल है, मैं देखती हूँ कुछ मिल गया तो। COVID-19 is an unnatural disaster. Hope in relatively revelatory moments of crisis. अब ये देखो, ये सब इसने अपना छोटा सा पेपर है, इसने सब अपना व्यू पॉइंट दिया हुआ है। होप इन रिवेलेटरी मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, और जो भी उसको अपना लिखना था इधर उधर से रेफरेंसेस लेकर, जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं उस तरीके के आर्टिकल्स भी होते हैं। बस फर्क क्या होता है कि यहाँ पर आप जब भी ज्यादा कोई बात बोलते हो रेफरेंसेस के साथ, ये जो ये होते हैं इसको बोलते हैं इन टेक्स्ट रेफरेंसेस, इनके साथ चलते हो आप, राइट? समझ आया आप लोगों को कंसेप्चुअल पेपर? एम्पिरिकल पेपर क्या होता है? एम्पिरिकल पेपर क्या होता है? जैसे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, और हाइपोथेसिस के साथ जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं और हम पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसका भी एक एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। Just give me 1 minute. हाँ, ये देखिए, ये एक एम्पिरिकल एग्जांपल है। यहाँ पर इन्होंने कुछ, ये क्वेश्चनर है। आर यू एबल टू सी द क्वेश्चनर ऑन द स्क्रीन? यस मैम। ये क्वेश्चनर है, ये क्वेश्चन पूछे इन्होंने लोगों से, देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड ऑफ एक्वायरिंग कोविड-19 इन जनरल। अब मॉडल क्या है? मॉडल भी एक चीज होती है, वो मैं आपको हल्का सा दिखा रही हूँ। ये कि कॉग्निटिव रिस्क परसेप्शन लीड करता है एटीट्यूड को, एटीट्यूड लिखता है बिहेवियर इंटेंशन को। तो ये एक मॉडल बोलते हैं इसको हम, रिसर्च मॉडल। और कोई भी रिसर्च मॉडल से हम ये जो H1 H2 H3 है, ये हाइपोथेसिस होती है। मतलब कि risk perception extends a significant positive, exerts a positive significance on attitude. Risk perception exerts a significant, हम पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहे हैं कि ये इसको लीड करते हैं, ये इसको लीड करते हैं, ये इसको लीड करते हैं, ये इसको लीड करते हैं। इस तरीके से वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स। तो ये हमारा एम्पिरिकल रिसर्च होता है कि हमने कुछ, और ये रिलेशनशिप हमने कैसे बनाए? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट लिटरेचर, कि लोगों ने ये काम किया हुआ है, किसी ने ये काम किया हुआ है कॉग्निटिव रिस्क परसेप्शन का एटीट्यूड से, किसी ने एटीट्यूड का इंटेंशन से किया हुआ है, किसी ने किसी चीज पे काम किया हुआ है। तो उनसे हमने
थोड़ा सा क्लू लेकर अपनी कुछ एक हम बोलते हैं कि हमें लगता है कि इन दो चीजों के बीच में भी रिलेशन होगा, इस तरीके से हमारा काम चलता है। ये होता है बेसिकली आपका एम्पिरिकल रिसर्च। फिर आप उसके ऊपर मेथड लगाते हो, इन्होंने PLS-SEM लगाया है, राइट, सेम लगाया इन्होंने। फिर उसके बाद ये उसके बाद आपका आएगा, आपको डिस्कशंस आ गई और उसकी इम्प्लीकेशन और कंक्लूजन आ गया। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ पेपर। पेपर इस तरीके के होते हैं बेसिकली, एम्पिरिकल पेपर जो हम बात करते हैं। स्टार्ट होते हैं वो आपके इंट्रोडक्शन से, एब्स्ट्रैक्ट से, फिर आपको कीवर्ड्स देने होते हैं, साइड पे कीवर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर कीवर्ड्स हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन देनी होती है, मतलब आपको बताना होता है कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्या लॉजिक है। लिटरेचर रिव्यू मतलब इससे रिलेटेड क्या काम पहले हो चुका है वो आपको बताना होता है। फिर हमें कुछ मॉडल्स लेकर चलने पड़ते हैं कि ये जो कुछ रिलेशनशिप है किसी मॉडल में बताऊंगा। एक ही अनटैक्ट, ये नए तरह का टूरिज्म होता है कि आप फेस टू फेस कॉन्टेक्ट से बचते हैं। दिस इज न्यू काइंड ऑफ टूरिज्म, अनटैक्ट। थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर दूसरी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। ये थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर से आया हुआ है, ये हेल्थ मॉडल से आया हुआ है, और इनको मर्ज कर दिया। अभी आपको मेरी काफी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, पर अभी सिर्फ सुन लो। जब समय आएगा यू विल रिलेट विद दैट, अपने आप रिलेट कर लोगे। बट देयर इज सम स्ट्रक्चर ऑन अ पेपर। ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी कहीं लिख दिया। यू कैन सी हाउ साइंटिफिक इट इज। फिर हम सॉफ्टवेयर से ये कुछ वैल्यूज निकालते हैं, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन देते हैं। ये सेम एक स्टेटिस्टिकल टूल होता है, टेक्निक होती है, ये हम उससे निकालते हैं। ये हम मॉडल जो हमने एक प्रपोज लेके चले थे, इनकी वैल्यूज बताते हैं कि कौन सा सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, जैसे कॉग्निटिव से एटीट्यूड नहीं बनता है, इफेक्टिव से सब्जेक्टिव नॉर्म नहीं बनते। ये डॉटेड का मतलब नहीं बन रहा है, लाइन का मतलब बनता है। और फिर इसने मॉडरेशंस लिए हैं, और फिर हम आगे चले। सो दिस इज द होल आइडिया कि कैसे बनते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लास्ट, क्रॉस सेक्शनल वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि हम एक ही पॉइंट पे, जैसे जो आपने ये वाली स्टडी देखी थी, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी कि जब आप वो कर रहे हैं, आई मीन व्हेन यू आर डूइंग एट वन पॉइंट। जैसे इसने एक पॉइंट पे लोगों से पूछा, जैसे मैं आज की डेट में, आज की डेट का मतलब ये नहीं होता कि एक ही दिन में सारे क्वेश्चन भरवाए जाए। द थिंग इज दैट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे अभी मैं भरवा रही हूँ आप लोगों से क्वेश्चन, वो क्रॉस सेक्शनल और डिफरेंट सेगमेंट से। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहती हूँ कि भगत सिंह ने आपकी पर्सनालिटी में क्या कंट्रीब्यूट किया। मैंने उसका एक क्वेश्चनर बनाया। जब आप भगत सिंह में पहले दिन आए थे, उस वक्त में, पहले दिन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल फर्स्ट डे सबसे भरवा लिया, मतलब विद इन अ वीक, विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ योर भगत सिंह मैंने आपसे क्वेश्चनर भरवाया। और 3 साल के बाद मैंने आपसे लास्ट, जब आप फाइनल ईयर सेमेस्टर में थे, मैंने आप उन लोगों से क्वेश्चन भरवाया, सेम सेमेस्टर में पहुंच गए। लॉन्गिट्यूडनल में सेम लोगों से ही लेना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस। सेम रिस्पॉन्ड आफ्टर सम टाइम, मैं उस वक्त की परफॉर्मेंस मेजर कर ली और आपकी 3 साल बाद की परफॉर्मेंस मेजर कर ली कुछ पैरामीटर्स पे, और फिर मैंने बताया कि भगत सिंह ने आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस लाई, राइट। सो ये होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी का एक तरीका, राइट। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन मैं क्या बताना चाहती हूँ। इसमें भी बहुत अलग अलग टाइप की डिटेल्स होती है, पर उतनी डिटेल हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ इसको बेसिक ही समझना है। उसके अलावा एक एक्सपेरिमेंटेशंस भी होती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दैट इज अ डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी, एक्सपेरिमेंटेशन का। तो वो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, राइट। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आज के लिए मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज लेट मी नो। एनीवन? मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ बेटा। एनीथिंग यू Yes, वांट टू? ma'am. There are no doubt actually. देयर इज नो डाउट? ओके।